चैप्टर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखांकन प्रमाप। जल्दी निकालो। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है ना। हाँ, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है ना। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग ना, सिद्धांत। इसके अंदर ये सिद्धांत क्या होते हैं पहले बताओ। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सिद्धांत यानी सर रूल, मतलब सिद्धांत है मेरा मतलब ये मैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, सिद्धांत क्या होते हैं? ये तो आपने बताया आपके नियम है सारे, है ना। और क्या बोल सकते हैं? सबके नियम अलग अलग होते हैं। सिद्धांत को प्रॉपरली डिफाइन करके बताओ। व्हाट इज प्रिंसिपल बेटा? क्या होंगे सिद्धांत? आपके घर में आपके पापा ने भी कुछ सिद्धांत बना दिए कि बेटा इतने बजे टाइम पे घर पे आ जाना, इतने बजे खाना हो जाना चाहिए आपके, ठीक है। आपने पूछा सर ये, आपने पूछा पापा ये रूल किसने बनाए? हो सकता बोले दादाजी ने बनाए, वही सिद्धांतों पे पालन करते थे, वही हमारा बना दिया और वही हम आपका बना देते, ठीक है। वो नियम, वो कायदे जो एक जनरेशन ने किसी ने बना दिया और उसको हम सब फॉलो करते जा रहे हैं, उससे हम सिद्धांत कहते हैं, है ना। वैसे अकाउंटिंग करने के कुछ नियम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए ताकि सब अकाउंटिंग सिमिलर हो। हमारी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग की प्रोसीजर एक जैसी हो, है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, इन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको नाम से जाना जाता है गैप। क्वेश्चन आता है व्हाट इज गैप? गैप क्या है ना। जनरली एडॉप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर मैं बोलो आप हिसाब किताब लिखो, आप कितना पैसा लिया, इतना पैसा दिया, इनसे पैसा लेना, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, फॉर्मेट आपका अलग है। मैं यही हिसाब संजय को बताऊं तो वो भी लिखेगा, लेकिन उसका भी लिखने का तरीका कुछ अलग होगा, है ना। सबकी सिमिलरिटीज नहीं होगी, हो सकता कुछ गलतियां आप करो, कुछ गलतियां आप करो। तो इसी के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जन्म हुआ है कि भैया कुछ नियम बना दिए जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जिनको फॉलो करके ही, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को लगा के ही आप अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसे ही नाम दिया गया है गैप का, है ना। जनरली एडॉप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मिल गया आपको क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ गैप? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लियर? छोटा सा चैप्टर है, अपने को ज्यादा वर्क नहीं करना। चैप्टर 5 से हमारा प्रैक्टिकल चालू होता है बेटा। चैप्टर 5 से लेवल बहुत हाई हो जाएगा। जनरली आ गया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ओवर द ईयर सर्टेन अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। इन नियमों का जन्म कैसे हुआ कि भैया जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आए, ठीक है। इसको हमने धीरे धीरे डेवलप करके इसके अंदर और एक्सपेरिमेंट करके हमने क्या करा, कुछ नियम हम बनाए। साइंस की शुरुआत क्या उससे हुई है ना। जनरली कोई थोड़ा नॉलेजफुल पर्सन है, ज्ञानी बंदा क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ उसके अंदर रिसर्च करता आ रहा था, ठीक है। जैसे थॉमस एडिसन ने क्या करा था, बल्ब का आविष्कार, ठीक है। उससे उस आविष्कार में फिर उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट करा, है ना। एक्सपेरिमेंट करा, नॉलेज और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया, उसमें कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस करे। ट्यूबलाइट आ गई, और अगेन डेवलपमेंट प्रोसेस करा, एलईडी आ गए, सीएफएल आ गया ना। तो ये क्या हो गया डेवलपमेंट का। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की कल्पना करी थी कि भविष्य में किस प्रकार का यंत्र होगा, है ना। फिर उस कंप्यूटर की कल्पना को आज हम कहां तक लिया है, हाथ तक लिया है ना। जिसने कंप्यूटर बनाया उसने भी कभी इमेजिन नहीं करा होगा कि मेरे ही आविष्कार को दुनिया हाथ तक ले आएगी। तो पहले टाइम पे कंप्यूटर इतने बड़ा एक कमरा चाहिए रहता था उसके लिए पूरा, ना। स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी थी, बिल्कुल बहुत ही कम थी उनकी। लाइक 100 MB भी अगर डाउनलोड हो जाता तो बहुत बड़ी बात है। आज हम 64 GB 128 GB कितने GB तक में आ जाते।
तो ये इतना, इसे बोलते डेवलपमेंट। बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने क्या करा, बनाया है, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे हमने अकाउंटिंग चालू करी थी पहले कॉपियों में। फिर अकाउंटिंग की प्रोसेस करते गए देन फिर क्या हुआ, अकाउंटिंग कुछ सॉफ्टवेयर के का डेवलपमेंट हुआ जो इस प्रिंसिपल पे आधारित है। इनमें पहला क्या है, टेली, है ना। टेली के बहुत सारे वर्जन चलते हैं, टेली और क्या था, सेप। सेप के बारे में पढ़ा था, है ना। सेप क्या होता है और टेली क्या होता है। सेब मतलब देखो टेली और सेप, सेब बड़े पैमाने पे होता है, सेप बड़े पैमाने पे नहीं होता। आपकी एक छोटी सी शॉप है, आपका छोटा सा बिजनेस है कि सर हमारा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है हम, लेकिन सरकार ने बोला भैया हर एक बिजनेसमैन को टैक्स देना पड़ेगा, उसे अपना हिसाब किताब प्रॉपर फॉर्मेट में करना पड़ेगा, और हमें हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, है ना। तो आपके लिए कंपलसरी भी कर दिया गवर्नमेंट ने, और आप इतने बड़े प्रोवाइडर भी नहीं जो खुद का अकाउंटेंट भी रख लो तो बड़ी बात है ना। तो आप किस पे वर्क करोगे, टेली पे। टेली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो क्या होता है, आराम से 8-9 हजार 10 हजार रुपए तक में आ जाता है, 2 साल 3 साल के लिए आपको नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। ये हर बिजनेसमैन, हर छोटा बिजनेसमैन टेली को क्या करता है, प्रिफर करता है अकाउंटिंग करने के लिए, अपने हिसाब किताबों को रखने के लिए टेली को प्रिफर करता है। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे तो बैंकिंग और इन सेक्टर्स में भी क्या किया जाता है, टेली का। आप अगर सीएस कर रहे हो, सीए के ऑफिस में वर्किंग कर रहे हो, तो भी किसका यूज किया जाता है, टेली का, है ना। इसको चलाने के लिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए अकाउंट का, इट मीन से 11th की पूरी बुक कंप्लीट होनी चाहिए, तो टेली आ जाएगी आपको, ठीक। ये टेली जो सुधीर कुशवाहा है अपना मेरा स्टूडेंट, वो उसको टेली बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि उसको 3 साल हो गए, है ना। अब इसको पीतमपुर में जॉब का ऑफर आया 25,000 का। वो एक ही बात बोलता, सर आपने बना दिया, आपने जबरदस्ती सीए के ऑफिस में लगा दिया तो मैं बन गया, वहां पे हो गया, है ना। पीतमपुर में कॉक्सडियल कंपनी है, मेरे पास रखा है उसकी डिटेल, रिज्यूम बोल दिया, क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मान लिया, वो सब कुछ उसने एग्री हो गया। बट फिर भी बोलता सर मेरा फाइनल ईयर और जान लो, मुझे ऑफर तो अच्छे आ रहे, लेकिन क्या करता, मेरे पास कॉलेज का बटन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आगे वर्किंग कर लूंगा। टेली ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी होती है जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, मल्टीनेशनल भी बोल सकते हैं, नेशनल कंपनीज भी बोल देते हैं, ये अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को खुद बनवाती है, बोले नहीं आप तो हमारे अकॉर्डिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाओ। तो जब एआरपी कंपनी, ये एआरपी कंपनी होती है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बनाती है, ठीक है। एआरपी कंपनी किसी कंपनी के रिक्वायरमेंट पे सॉफ्टवेयर बनाती है, इसको सेप कहते हैं। इन दोनों में ही गैप का यूज किया जाता है, उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, ठीक है, जो यूनिवर्सली हो, सभी जगह पे समान तौर पे अपनाए जाते हैं, ठीक है। गैप के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद ये देख लो, सिग्निफिकेंट और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखांकन सिद्धांतों का महत्व, है ना, ये मिल गया, महत्व या लाभ। इंग्लिश मीडियम है आपका, ठीक है। क्या फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को फायदा हो जाएगा, है ना। इन्वेस्टर कौन है, वो लोग जो किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं उन्हें इन्वेस्टर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट, आपने अकाउंट सीखा है तो अकाउंट सीखा तो आपके लिए क्या फायदा कि सर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे हम अकाउंट्स करते हैं, ठीक है। ऑडिटर्स के लिए, ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर क्या होता है बेटा, जो सीए रहता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 तरीके ऑडिटर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण, प्रमाणित करने वाला ना। सीए का काम क्या रहता है, प्रमाणित करना। आप अकाउंटेंट और आप सीए हो, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिया, ठीक है। सीए को अकाउंट करने के पैसे नहीं मिलते, उसको एक खाली साइन करने के पैसे मिलते हैं। आपने किसी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट है, आपने अकाउंट संभाला, सब करा, ठीक है। आप कंपनी को इस अकाउंट के बेस पे जो भी प्रॉफिट निकला उसके ऊपर टैक्स पे करना है,
तो भारत सरकार ने बोला है कि इस अकाउंट को मैं तब से ही मानूंगा जब इसके ऊपर सीए ने सील और साइन कर दी कि भैया हाँ, इन कंपनी का ये अकाउंट से हिसाब किताब है और ये सब हिसाब किताब सही है, मैंने इसको जांच लिया है। तो सीए क्या करता है, अकाउंट्स को जांचता है और उसको सर्टिफाइड कर देता है कि हाँ आपकी इनकम यही है। इसलिए आप इतने साल तक पढ़ते हो ना, खाली एक साइन करने के लिए, एक साइन करने का सीए को पैसा मिलता है बस, ठीक है। ये होते हैं ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जांचना। जब किसी कंपनी के अंदर ही कोई अधिकारी कंपनी की प्रोसेस को जांचने के लिए आता है, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। और जब कोई बाहर से कोई अधिकारी इनको जांचने के लिए आता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। तो ऑडिटिंग का सिस्टम क्या, ऑडिट का सिस्टम पता चल गया। और किसके लिए फायदा हो जाएगा, बैंकर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आपका बिजनेस है, फ्यूचर में आपको किसी कहीं लोन की जरूरत है, ठीक है, आप आए मेरे पास लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या बोलेगी, आपके 3 साल के हमें रिटर्न्स बताइए। 3 साल के रिटर्न्स क्या, कि आपने 3 साल तक कितना कमाया, उनकी इनकम, वो सारे अकाउंट के स्टेटमेंट बताओ, हर इंसान के लिए, ठीक है। मुझे भी अगर लोन चाहिए तो बैंक क्या बोलेगी, आपके 3 साल के आईटीआर बताइए मुझे, इनकम टैक्स रिटर्न, आपने तीनों साल कितना कमाया, किन किन सोर्सेस से कमाया है, और आपने सरकार को कितना टैक्स दिया। जितना आपने टैक्स दिया, जितनी आपने इनकम ज्यादा बताई, उतना ज्यादा आपको टैक्स मतलब लोन मिलेगा। ये सभी के लिए। अगर आपको मकान के ऊपर लोन लेना, होम लोन लेना है, तो होम लोन के लिए भी आपको क्या लगेगा, 3 साल का आईटीआर लगेगा लास्ट, है ना। पर्सनल लोन लेना आईटीआर लगेगा, बिजनेस लोन लेना आईटीआर लगेगा। कंपनी के लिए भी यही काम रहता है, क्योंकि बैंक को ऐसा काम नहीं करना कि यार मैंने उसको 10 लाख का लोन दे दिया, पता चला इसके पास कुछ है ही नहीं, तो बैंक का पैसा भी डूब गया और वो ऐसे डूबने वाला। तो बैंक क्या करती है, बैंक उस बंदे को लोन देती जो पैसा देने में कैपेबल है, जो टाइम पे क्या कर सकता है, किस्तों का भुगतान कर सकता है, उन्हें ही बैंक लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप टाइम पे किस्त भरोगे, मैं आपका सिविल चेक करूंगा, मैं आपसे, है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा, आपके 3 साल का आईटीआर, आप क्या काम करते हो, आपका बिजनेस प्रूफ, ठीक है। फाइनली आके मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं, मैं जिसको लोन दे रहा हूं, है ना, वो एक सही बंदा है, उसकी इनकम अच्छी, उसके सोर्स सिक्योर है, इनसे हमें टाइम टू टाइम किस्त इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, तब जाके बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक। और प्रूफ में मैं क्या मांगूंगा, अकाउंट्स मांगूंगा, है ना आपके। तो ये अकाउंट्स का किसको फायदा रहेगा सर, इन्वेस्टर को, अकाउंटेंट को, ऑडिटर के, और बैंक लेंडर्स को। क्लियर है, कंप्लीट। इसमें काम की चीजें बता रहा हूं जो आपको अभी आनी है। चलिए अब इसमें निकाल लो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हिंदी में लेखांकन प्रमाप, पेज नंबर 32 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें आ जाएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हिंदी में क्या है तो लेखांकन प्रमाप। अगर मुझे हिंदी के बारे में संपूर्ण, विस्तृत और सही जानकारी चाहिए तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी के नियमों के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण, ठीक है। ऐसा व्याकरण से हमें हिंदी को बोलने के, पढ़ने के, समझने के नियमों का ज्ञान होता है। इंग्लिश के अगर हमको पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश की ग्रामर, है ना, क्योंकि इनके अंदर नियम रहते हैं। वैसे ही इसको बोल सकते हैं सर ये अकाउंट की ग्रामर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
इनमें इन प्रिंसिपल्स को कुछ चैप्टर्स में बांट दिया जिनके इसको पढ़ के ही हम इन चैप्टर्स को पढ़ के ही इन प्रिंसिपल्स को पढ़ के ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये कहलाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम बोल सकते हैं सर अकाउंट की ग्रामर, जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर लिए उनके लिए अकाउंट सबसे इजी हो जाएगा। ठीक है, टोटल है 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और खुशी की बात है भारत ने भी अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करे, जिसको हम इंड एएस के नाम से जानते हैं। ये आपको कहाँ का पढ़ाएगी? अकाउंटिंग की ग्रामर बहुत प्रोफेशनल अकाउंटिंग में आती है। मोस्टली कहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी? डीप में वो मिलेगी जब आप सीए करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक मिलेगी आपको। ठीक है, टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये चैप्टर के नाम है। जैसे AS1, इसमें क्या बताया? अकाउंटिंग पॉलिसीज को बताया है ना, अकाउंट के नियमों को बताया। मिल गया 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये चैप्टर से, हालांकि आपको नहीं आएंगे अभी इतने डिटेल में, बट ये पहले में क्या बताया? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना, लेखांकन की नीतियों का प्रकटीकरण है कि किन नीतियों पर लेखांकन किया जाता है ना। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस पे है ना? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का मतलब क्या? स्टॉक का वैल्यूएशन। एक बिजनेसमैन उसके आप पे जो स्टॉक रखा उसका वैल्यूएशन कैसे करेगा? बहुत सारी मेथड है वैल्यूएशन की। जैसे नॉर्मली मैं बताऊं, अधिकतर क्या लीफो, फीफो, हीफो, इस टाइप की मेथड का यूज किया जाता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ दुकानदार स्टॉक को कैसे मेंटेन करते? जो लास्ट में आया उसको पहले निकाल दो। जैसे आपकी क्या बुक की स्टेशनरी है, ठीक है, पुरानी किताबें तो रखी थी, नई किताबें हो रही है, तो लास्ट में भी जो नया स्टॉक आया उसको सबसे पहले बेचेगा, है ना। न्यू एडिशन को पहले बेचेगा, जब ये बिक जाएंगे तब पुरानी बुकों को बेचेगा, है ना। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लेकिन एक किराने की दुकान वाला क्या प्रिफर करता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसको पहले निकाल दो ताकि सामान खराब नहीं हो जाए, है ना। अब किराने के सामान में मैंने क्या करा? बच्चों के खाने की बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आया था, है ना। ये 3 महीने पहले लाया था, 3 महीने निकल गया, अभी मैं कुछ और चॉकलेट और लाया, मैं इसको निकाल दूंगा तो वो चॉकलेट खरी मतलब पड़ी हुई खराब हो जाएगी, समझ रहे। तो मुझे जो फर्स्ट है उसको पहले निकालो, है ना। और आता हाई इन फर्स्ट आउट। हाई इन मतलब जिसका प्राइस अभी मार्केट में हाई चल रहा है सबसे पहले उसको निकालो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको, है ना। अधिकतर दुकानदार यही करते जिसको सेल करना रहता है। चलिए आपको वो चीज बताएंगे जिसमें उसका फायदा ज्यादा हो, महंगी चीज बता देगा। जो हाई प्राइस रहता है हाई इन फर्स्ट आउट, ये स्टॉक को मेंटेन, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग फॉर प्री एंड पोस्ट, है ना, पीरियड प्रॉफिट के बारे में बता देगा। अकाउंटिंग सॉरी ये है ना, हाँ, कॉन्टिजेंसीज को बताता, आकस्मिक इवेंट्स को बताता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बताएगा आपको इसमें प्री एंड पोस्ट पीरियड प्रॉफिट के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपको मिलेगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन, इसी मतलब 11th में मिलेगा। चैप्टर आपको शायद 6 या 7 होगा डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताता रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, है ना। अकाउंटिंग किसे रेवेन्यू माना जाए, रेवेन्यू को पहचाना। रेवेन्यू का मतलब टोटल रिसिप्ट किसे माना जाए, है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसका? 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा काम होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। अब कंपनी ने जैसे कोई टीवी बना रही, LG वाला टीवी बना रहा, तो उसका काम यही कि टीवी बना के बेचे। अगर खाली टीवी बना के बेचना ही उसका काम होता ना तो अभी भी अपन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे होते हैं, अगर वो इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करता तो, समझे। तो उन्होंने तो बोल दिया कि भैया ये तो अपना काम है, बना के बेचते जाओ और एक टीम अलग डिपार्टमेंट बना दे कि आप और रिसर्च करो, इसके अंदर कुछ नया और ढूंढने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कौन वर्क करता? मोबाइल कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं ना, है ना। अभी वीवो के मोबाइल चल ही रहे,
3 महीने में कुछ नई रिसर्च कर देंगे, नया मॉडल लॉन्च करके पटक देंगे। सैमसंग ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या कर दिया, मोबाइल को किस पे लिया है, पन्नी पे लिया है। जो अभी न्यू जनरेशन के आएंगे ना मोबाइल, उसके ऐसे फोल्डेबल, हाथ में घड़ी बना के पहन सकते हो, कैसे भी मोड़ सकते हो, एकदम पन्नी जैसे मोबाइल, स्क्रीन टूटने का कोई वो चांस नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब क्या किया जा रहा है कि कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंसान के दिमाग की कनेक्टिविटी से जोड़ सकते हो। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हुआ, 8 के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कंस्ट्रक्शन को बताएगा, है ना। 9 कंस्ट्रक्शन का है ना, अच्छा सॉरी 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का था, सॉरी 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन और 10 बताता फिक्स असेट्स का। फिक्स असेट्स हम पढ़ चुके ना, ठीक है। क्या है, मोर देन 1 ईयर यूज टू बिजनेस नॉट फॉर सेल, ये तो फिक्स असेट, लेकिन इसकी अकाउंटिंग कैसे करें सर, अकाउंटिंग करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें बता है। ऐसे 32 रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपने ये पढ़ लिया ना, तो सोचो आप अकाउंट के भगवान बन जाओगे। भगवान मतलब क्या है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। भगवान का मतलब वही होता है जिसको सभी वेदों का ज्ञान है, सभी वेद उनको पता है, वो इंसान भगवान बन जाता है। अगर ज्ञान नहीं होता ना, तो कृष्ण भगवान कभी अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं दे पाते। भगवान का मतलब ये है कि जिसको सभी चीजों का ज्ञान हो। तो आपको 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, इसलिए सीईओ का अकाउंट कॉमर्स फील्ड का भगवान कहते हैं कि उसको सभी पता अकाउंटिंग में, इतना पढ़ लेता हूं, ठीक। समझ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कम से कम आपको 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम पता होना चाहिए, नाम तो याद करो, समझे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद अब आएगा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। इन सिस्टम को बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, और दूसरा आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, इधर ध्यान दो। सिंगल एंट्री सिस्टम ये कहां पर होता है, एक एंट्री पे। हम दुकान पे गए, हमने सामान खरीदा, आपने किसी दुकान पे गए कपड़े खरीदे, ठीक है। आपने कपड़े के साथ क्या लिया, बिल दे दो। उस बिल का आपको कुछ काम है क्या, बस रख लिया कि अगर कभी फ्यूचर में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो बिल का काम है। कपड़े का बिल तो ऐसे फाड़ के फेंक दोगे घर जाके, अच्छा कपड़ा क्वालिटी है तो बात खत्म, है ना। लेकिन उस बिल का आपने ऐसा प्रूफ के लिए रखा, लेकिन एक्चुअल में उसका रिकॉर्ड करा कि आज मैंने घर पे इतने के कपड़े लेके आया नहीं, है ना। जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन, जब कोई वित्तीय लेन देन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, कोई एक ही बंदा उसको रिकॉर्ड करता है ना, दूसरा इसको रिकॉर्ड नहीं करता, इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड करा, मेरी सेल हुई है, आपने घर जाके रिकॉर्ड नहीं करा, आपने चीज का यूज कर लिया बस, और बिल को रखा है आपने, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कोई एक ही बंदा रखता है, इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। जनरली किसके बीच में होता है, बिजनेस टू कस्टमर के बीच में। एक बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, कस्टमर नहीं करता, कस्टमर प्रोडक्ट का यूज करता है, ठीक है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब एक ही ट्रांजेक्शन को 2 लोग रखते हैं। जैसे मैंने आपको 500 रुपए की बुक बेची और इस ट्रांजेक्शन को दोनों ने रिकॉर्ड करा, मेरे लिए क्या है, सेल, क्योंकि मैंने आपको बेची, आपके लिए क्या है, परचेस, है ना। मैंने किसकी एंट्री करी, सेल की, आपने करी परचेस की। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन का 2 अलग अलग खातों में, अकाउंट्स में अलग अलग इफेक्ट होना, क्रॉस इफेक्ट होना, ही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। एग्जाम में बहुत पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है ना। एक ट्रांजेक्शन एक हुआ है, लेकिन एक के लिए परचेस है तो दूसरे के लिए सेल है वो, ठीक है। अगर ये ट्रांजेक्शन उधार हुआ तो मैंने आपको सामान बेचा, मुझे आपसे पैसा लेना, मैं कौन हूँ, डेटर्स, ठीक है। लेकिन आपकी नजरों में मैं क्या हूँ, क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने खरीदा, आपको पैसा देना है मुझे, ठीक है। जनरली ये ट्रांजेक्शन हम किसके बीच में देखते हैं, 2 बिजनेसमैन के बीच में देखते हैं, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन के बीच में, क्योंकि जनरली दोनों हिसाब किताब कौन रखेगा, बिजनेसमैन, हम नहीं रखेंगे कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, मतलब क्या, वो बंदा जो प्रोडक्ट को खरीदता अपने उपयोग के लिए,
और बिजनेसमैन का मतलब क्या, वो बंदा जो प्रोडक्ट को खरीदता है बेचने के लिए, समझे, कंज्यूमर और बिजनेसमैन में, ठीक है। तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, जैसे मेरी 78 में शॉप है, मैंने सियागंज से सामान खरीदा, ठीक है, और यहाँ पे लाया, तो मैं यहाँ पे भी रिकॉर्ड करूंगा मैंने कहाँ से क्या सामान खरीदा, कितना उधार खरीदा, कितना नगद खरीदा, और उसने भी रिकॉर्ड करा होगा। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन को दोनों ने अपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा, इसे क्या बोलेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। एक ट्रांजेक्शन के दो अलग अलग अकाउंट्स में इफेक्ट होना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत आता है, मिल गया आपको, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम मिल गया। फोन आ रहा क्या? अब सिंगल एंट्री सिस्टम में कभी गलती नहीं पकड़ पाओगे आप, क्योंकि लिखने वाला एक ही है। उसने अगर कुछ गलती करी तो वो गलती जब तक उसको वापस से नहीं चेक करेगा तब तक हो सकता है चेक करने में गलती नहीं पकड़ना है। लेकिन डबल एंट्री में क्या हो सकता है, गलती आप आसानी से पकड़ सकते हो, है ना। आप दोनों बिजनेसमैन हो, आप महीने भर सालों भर से क्या एक दूसरे से लेन देन करते रहते हो, नगद और उधार। आप इस महीने इनके यहां से कम 20 बार सामान खरीदा था, इन्होंने बेचा तो आपने भी रिकॉर्ड करा था, डेट और टाइम के साथ इतने का सामान बेचा और आपने भी रिकॉर्ड करा था। अब जैसे नवीन चश्मा पहनता है, इसने 10,000 की जगह क्या कर दिया, एक जीरो कम कर दिया, 1,000 हो गया। अधिकतर अकाउंट में जीरो की गलतियां हो जाती है ना, 1,000 कर दिया और आपके इसमें 10,000। अब आपने बोला है क्या इनसे, क्या नाम है, तानिया से बोला कि तानिया जी आप, हमने क्या करा, इस मंथ जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन करा है मेरे नाम का आप लेजर चाहिए, है ना, अकाउंट पहुंचाए। तो तानिया ने अकाउंट पहुंचाया, तो इनके हिसाब से आपको कितना पैसा लेना, 50,000, ठीक है। और आपके लेजर में हिसाब क्या कितना बन रहा है, 41,000, 41,000, क्योंकि आपने 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया था, 9,000 का डिफरेंस आ गया। तो आप क्रॉस चेक कर लिया, फिर आप चेक करोगे यार ये अलग अलग बैलेंस क्यों आ रहा है, इनके हिसाब से तो 50,000 लेना है और मेरे हिसाब से 41,000 ही देना है। आप फिर सारे बिल के ट्रांजेक्शन चेक करोगे, अच्छा ये 10,000 की जगह मैंने 1,000 कर दिया, तो दोनों में से जो भी गलती कर रहा पकड़ पाओगे। क्रॉस कैडिंग इफेक्ट से आप क्या कर सकते हो, गलतियों को इजीली फाइंड कर सकते हो। हिसाब एक के पास नहीं, अब एक ही ट्रांजेक्शन के हिसाब 2 लोगों के पास रहते हैं, क्लियर है, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस कम रहेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाएगा ये। डबल एंट्री सिस्टम देख लिया, ये डबल एंट्री सिस्टम के नीचे इधर मीनिंग मिल जाएगी, ठीक है, मिल गया। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, इसकी विशेषताएं देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ऑन टू और मोर अकाउंट। एक ही हर एक ट्रांजेक्शन के इफेक्ट 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स में जाते हैं, 2 अकाउंट में भी जाते हैं, 2 से ज्यादा अकाउंट कैसे होंगे, 2 से ज्यादा अकाउंट कैसे, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं 10 लोगों को उधार देता हूं, तो मेरे एक ट्रांजेक्शन को क्या 10 लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा पे क्या होता है, ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड होता है। दूसरा, 2 साइड ऑफ एवरी अकाउंट, है ना, हर एक हिसाब की ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कितने खातों पे जाता है, 2 खातों पे जाता है। फिर एंट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इफेक्टिव अकाउंट, एक ही ट्रांजेक्शन की एंट्री एक तरफ तो परचेस होगी, दूसरी तरफ क्या होगी, सेल, मतलब ये एंट्री का साइड क्या है, अपोजिट। अगर मैंने आपको पेमेंट दिया है तो मैं किसकी एंट्री करूंगा, पेमेंट की, और आप किसकी करोगे, रिसीविंग की, मतलब अपोजिट साइड चलते हैं एंट्री के, ठीक है। अगर मेरे लिए डेबिट होगा तो आपके लिए क्रेडिट होगा। ड्यूअल इफेक्ट, है ना, दो इफेक्ट पड़ते हैं एक ही ट्रांजेक्शन के, डिफाइन अकाउंटिंग रूल्स, है ना। अब सबके रूल्स के से एक जैसे अकाउंटिंग के, इसमें ऑलरेडी अकाउंटिंग रूल डिफाइन किए रहते हैं, है ना। आप ऐसे नहीं बोलोगे यार आप डेबिट करते तो मैं भी, मेरी इच्छा अकाउंट करने की, मैं भी डेबिट ही करूंगा, ऐसे नहीं, अकाउंटिंग रूल्स बने हुए हैं, है ना, ऑलरेडी अकाउंटिंग रूल डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब लीगल वैलिडिटी, कानून ने भी कहा है जरूरी है ना। और मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस होता क्या, अपन चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आएगा आपको ट्रायल बैलेंस, चैप्टर जब पढ़ेंगे तब जाके अपने को पता चलेगा, ठीक है।
ये हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन 5 करना है आपको, ठीक। क्वेश्चन वापस बता रहा, क्वेश्चन आपको क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम, है ना, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गैप, जनरली एडॉप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इनके क्या आएंगे, इंपोर्टेंस आ जाएंगे। फिर व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है सर? गैप समझा दो ना। क्या? गैप गैप जनरली, सामान्यता, एडोप्टेड मतलब धारण करना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो सिद्धांत जिसको सामान्यतः सभी दुनिया में एक जैसे रूप में क्या किया जाता है ना, पालन किया जाता है। उन अकाउंटिंग नियम, उन लेखांकन सिद्धांत जिसका पालन सामान्यतः सब करते हैं अकाउंटिंग करते समय, ऐसे सिद्धांतों का पालन करना ही क्या कहलाता है, मतलब जहाँ पे किया गया इन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन किया गया उसे गैप कहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन है, समझ जाओ ना क्या बताया, वो सभी लोग पालन करेंगे, बोले सभी करेंगे। आप अकाउंटिंग कर रहे, ऐसा नहीं कि मैं कॉमर्स कर रहा हूँ तो एमबीए वाला अकाउंटिंग का पालन करेगा, या मेस वाला अलग करेगा, है ना, मेस वाला या कोई भी हो, सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या करेंगे, है ना, गैप के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। रूल्स है भाई। अब तुम्हारे स्कूल में ऐसा नहीं कि सर हमारे स्कूल में टेंस अलग पढ़ाया तो उनके स्कूल में टेंस की डेफिनेशन बदल जाएगी, वो तो सेम रहेंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर स्कूल उसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे पढ़ाता, मैथ्स के भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन है, समझाने के तरीके अलग रहेंगे लेकिन रूल्स नहीं बदल जाएंगे, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन से उसके टिक लगवा दूंगा अभी, कहां से कहां तक करना है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स क्लासिफाइड, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स में से मिल जाएंगे वो। इफेक्ट ऑन टू अकाउंट, दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, रिकॉर्डिंग ऑफ टू अकाउंट, दो अकाउंट्स पे रिकॉर्ड होगा, टू साइड ऑफ एवरी अकाउंट, ये ऊपर मिल चुके कैरेक्टरिस्टिक्स में, और एंट्री इन अपोजिट साइड, ठीक है। इसके बाद ये आ सकता है बेटा, मेरिट और एडवांटेज और ऑब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मिल गया। दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य, महत्व, लाभ बताना, क्या फायदा होगा इस सिस्टम को अडॉप्ट करने पे। देखो बिजनेस में क्या फायदा है, पहले सिंगल एंट्री सिस्टम, जब से डबल एंट्री सिस्टम्स को फॉलो किया गया है तो इससे क्या बदलाव आया बिजनेस में। पहला बदलाव क्या आया, रिलायबल इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन रिलायबल हो गई है। हिंदी में क्या है पॉइंट, पूर्ण विवरण आ गया इसका अकाउंटिंग का, मेरे पास भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और आपके पास भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसकी। दूसरा क्या हो गया, चेकिंग एक्यूरेंसी ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की हम एक्यूरेंसी मतलब शुद्धता की जांच कर सकते हैं कि हमने कहीं गलती तो नहीं करी, आपसे अकाउंट मंगवा लिया, चेक कर लिया दोनों के हिसाब किताब। और नॉलेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब एक्यूरेंसी हो गई, गलतियां पकड़ में आ गई तो हमें हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल गया है। फिर खातों की शुद्धता जांच, बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब स्थिति विवरण बनाने में सहायक हो जाता है। अब स्थिति विवरण बैलेंस शीट क्या होगा, अपन चैप्टर पढ़ेंगे इसका, चैप्टर 13 या 14 रहेगा। कंपैरेटिव स्टडी, हम तुलना कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। लेस स्कोप ऑफ फ्रॉड, अब गलती या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आपके दिमाग में कुछ गलत आया, मतलब आपने हिसाब किताब में गड़बड़ी कर दी, सामने वाले ने तो नहीं करी, क्रॉस चेक करके फ्रॉड पकड़ सकता है। फ्रॉड होने की गलतियां मतलब चांसेस कम होंगे। डबल एंट्री में साइंटिफिक मेथड है, ध्यान रखना साइंटिफिक मेथड है, इसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। साइंस का मतलब क्या होता है, जहां पे नियम रूल्स लग जाते, रेगुलेशन लग जाते, वो क्या कहलाता है, साइंस। ठीक है। फिर करेक्शन ऑफ एरर्स, अब गलतियों को ठीक कर सकते हैं हम, त्रुटियों का संशोधन कर सकते हैं। यही आगे वही लीगल वैलिडिटी, हेल्प इन कंट्रोल, हेल्प्स इन कंट्रोल, नियंत्रण में सहायक हो गया।
आपको भी इसमें से कोई 5 करना है, ठीक है। कंप्लीट है, वैसे ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, यही चीजें। अब पहले था इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम हम अडॉप्ट करते थे, इसमें चैप्टर भी था पहले, अब हटा दिया है। पहले इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम किया जाता था, मतलब हिंदी में अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब हिंदी में सवाल सुन करने के लिए जाते थे। उसमें जो बही बनती थी सीरा और पिटा के नाम से आती थी, वो अकाउंटिंग सिस्टम था। अब हटा दिया है, अब कहीं पे यूज नहीं किया जाता, इसलिए अब अपन को किसको यूज करते हैं, यूनिवर्सली अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे अकाउंटिंग करते हैं। सर ये नहीं करेंगे? नहीं, अभी केस बेसिस, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, अकाउंटिंग किस बेस पे होती है, 2 बेस पे होती है, केस बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल का मतलब एक्रूड इनकम पढ़ा था ना हमने, ऐसी इनकम हो गई जो अर्न हो गई बट रिसीव नहीं हुई है, एक्रूअल बेसिस पे। तो अकाउंटिंग हम केस बेसिस पे भी कर सकते हैं और एक्रूअल बेसिस पे भी कर सकते हैं। आपने इनको सामान बेचा, 5,000 रुपए का नगद बेचा है, तो पैसा तो आ गया, हिसाब कंप्लीट हो गया, आपने एंट्री कर ली कि केस सेल करे, हमारे पास केस आया। लेकिन अगर आपने उधार बेचा, इसका मतलब सर हमने सामान बेच दिया, इनकम का सोर्स जनरेट हो गया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, ठीक है, तो भी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। एक्रूअल बेसिस पे मतलब हमने ट्रांजेक्शन्स कर दिया है, लेकिन उधार ट्रांजेक्शन्स पे भी हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अब 5,000 का सामान इन्होंने बोला कि 1 महीने बाद पैसे दूंगी, समझे, तो आपने क्या करा, एंट्री तो करोगे, कैसा तो नहीं चलो अब 1 महीने बाद एंट्री करूंगा जब पैसा आएगा, नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री कर सकते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि हम क्रेडिट बेसिस पे भी एंट्री कर सकते हैं। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव 2 होते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम को हम एक्रूअल बेसिस पे भी रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? हमें वो क्वेश्चंस को अभी प्रेफर करा है, टाइम कम है, नहीं तो अपन पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ सकते थे। टाइम अभी अपने पास बहुत कम है, आज दूसरा चैप्टर हुआ, जब तक 5th चैप्टर चालू नहीं होगा, 5th चैप्टर से आपका है ना आगे होगा, क्योंकि कल अब हमें वाउचर्स को समझना पड़ेगा। वाउचर्स क्या होता है, एक बिजनेसमैन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रखता है, उन्हें बोलते हैं वाउचर्स। केस वाउचर, परचेज वाउचर्स है ना, सेल वाउचर्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन होन, कितने क्वेश्चन हुए इसमें, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज गैप। गैप का सर, गैप क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, विशेषता है। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ गैप, यही था, ऑफ गैप, गैप का इंपॉर्टेंस बताना। तीसरा क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो तब ये नहीं बोले सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, लाइक ये डेप्रिसिएशन का होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिफाइन किया है, तो हमें उसको करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके हमें क्या करना, मेरिट्स करना है, मेरिट्स मतलब इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, और है ना मेरिट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम कितने 10 तक याद करना कम से कम। एग्जाम में ये नहीं आएगा नाम, लेकिन आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम 1 से लेकर 10 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम याद करना। फिर व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, एकल लेखा प्रणाली क्या है ना, ठीक है। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, इसमें तो ये कितना ही करना, मीनिंग याद रखना। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इसके क्या देखना है, इंपोर्टेंस देखना है, और क्या देख सकते हैं इसमें, इसके इंपोर्टेंस के साथ
इतिहास नहीं आएगा सर इसका ना? सर, क्या इतिहास नहीं आएगा इसका? क्या इतिहास 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 के बारे में क्या मतलब, उसके बारे में सर हमें कुछ जानना है, पढ़ो इसको नॉलेज के लिए कि सर क्या होता, कैसे शुरुआत हुई थी डबल एंट्री सिस्टम की। एक छोटी सी स्टोरी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम के बाद की हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स। मेरिट्स कर लिया अपन ने, मेरिट्स के बाद इसके हम कर सकते हैं, क्या एक मिनट, वो सर वो नहीं खा रहे। एक मिनट, ये तो मेरिट्स, एक मिनट, डीमेरिट्स या लिमिटेशन कर लो। इम्पोर्टेंस, इसको हम बोल सकते हैं एडवांटेज, इम्पोर्टेंस कर लोगे ना आप तो ये तो भूलोगे तो नहीं। एडवांटेजेस और लिमिटेशन, ठीक। दोहरा लेखा प्रणाली से आपका क्या से इसके महत्व और सीमाओं को बताइए, है ना, लाभ और सीमाओं। ये 5 क्वेश्चन करना बस इसमें, इन 5 में से एग्जाम में आपको आराम से मिल जाएंगे बेटा, इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो, प्राइवेट ज्ञान अलग का हो या अपने स्कूल का हो ना, इसमें से ही मिलेगा आपको। क्लियर है? ये 5 क्वेश्चन नोट कर लो, हिंदी में बताना है तो हिंदी में बता दूंगा मैं, हिंदी में भी बोल देता हूँ। ये तो लगा दिया सर भाई, ये इसमें चलो बाकी तो अपन कल देखते हैं, यहाँ पर तो लेक्चर कंप्लीट हो गया है।